हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अंकिता लाल और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। हम लोग क्लास 9th में हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 को करेंगे, जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अगर एनसीईआरटी हिंदी की बात करें तो खाद्य संसाधनों में सुधार, यही आज हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12। अब अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसको बायोलॉजी एज वेल एज ज्योग्राफी दोनों के पर्सपेक्टिव से देखना है, दोनों की आपको दृष्टिकोण लगानी है इसमें, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट में काम आएगा। तो इस तरह के जब कोई चैप्टर आते हैं ना जो दो सब्जेक्ट टारगेट करते हैं, तो आप समझिए आपके लिए जैकपॉट है, क्योंकि क्या होगा ना, आप दो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हिट कर पाएंगे। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। एनसीईआरटी क्लास 9 काफ़ी बड़ी है। मैंने आपको इससे पहले भी सेल और टिश्यू पढ़ाया है, बट आपने रियलाइज़ किया होगा बहुत बड़े क्लासेस थे, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बट आज मैं क्या करूँगी, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी इस क्लास को, पार्ट 1 पार्ट 2। इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, दो पार्ट में पता चलेगी, आप लोग के लिए ईजी रहेगा और आराम आराम से पढ़ सकेंगे। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने ये सोचा है। और हिंदी भी पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों लेकर चलूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। आप लोग बस ध्यान से पढ़ें। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्लास है, चैप्टर है, वो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अगर हम फूड रिसोर्सेज की बात की जाए करें तो आप लोगों को पता है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, विटामिन और मिनरल यानी कि खनिज प्राप्त होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। अच्छा, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि भोजन हमारे लिए ज़रूरी है ना। लेकिन ये फूड जो है उसका प्रोडक्शन वो कैसे उगता है, ये कौन देखता है? वो देखता है हमारा किसान, हमारा मेहनती किसान ये चीज़ देखता है। लेकिन क्या आपको लगता है किसान की ज़िंदगी बहुत आसान है? किसानी ही तो करनी है, क्या पढ़ना है, कुछ तो अलग करना नहीं है। बट आज इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता चलेगा कि किसानी करने में, फूड उगाने में, भोजन उगाने में एक साइंस ही है, एक साइंस की तरह एक कला लगती है, और उस कला को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की चीज़ हुई थी इंडिया में, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे क्या होता है, ये होता है आपका 1960 के समय, 1960 के दशक में ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। अब मैं आपको इसकी हल्की सी हिस्ट्री बता देती हूँ। पहले क्लासेस में भी मैंने, अगर आप लोग मेरी एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा क्लास 7 में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। क्लास 7 क्लास 9 बिल्कुल सिमिलर होता है, क्लास 6 क्लास 8 सिमिलर होता है। सारे इवन नंबर के जो क्लासेस होते हैं ना एनसीईआरटी में, वो सिमिलर चैप्टर्स होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिटेल बढ़ा देते हैं। और जो ऑड नंबर की क्लासेस हैं वो भी सारी सेम होती हैं, बस लेवल बढ़ता है। तो क्लास 7 में भी हमने फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई चीज़ की थी, वहाँ भी मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। अगर मैं वापस से आपको थोड़ा सा हल्के में बता दूँ तो 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा खाद्य उत्पादन है, ये जो हमारे खाद्य संसाधन है, फूड है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। और फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। ये वाइट रेवोल्यूशन जो है ये 1970 की दशक में चलता है, 1970 से 1990 तक चलता है, ठीक है। ये जो होता है ये होता है दूध के प्रोडक्शन यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एक किससे रिलेटेड था, एक था खाने के फूड प्रोडक्ट और दूसरा है दूध, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके एक फादर है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी फादर का क्या मतलब है, जिनका बहुत बड़ा योगदान था, वो थे MS स्वामीनाथन। ये नाम आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है 28 सितंबर 2023 को इनकी देहांत होती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ये आपका करंट अफेयर का भी पार्ट है। आपको एग्जाम में अगर दिखे कि आपको एग्जाम में चांसेस हैं इसके आने के कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, MS स्वामीनाथन, क्योंकि रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। ये है MS स्वामीनाथन जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वाइट रेवोल्यूशन की, तो वाइट रेवोल्यूशन के भी फादर है जिनका नाम है डॉक्टर V कुरैन। फुल फॉर्म अगर कहें तो वर्गीस कुरैन। डॉक्टर V कुरैन की फोटो ये रही, हाँ,
ये है डॉक्टर वी कुरेन। ठीक है, डॉक्टर वी कुरेन जो है इन्होंने 1970 के दशक में दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया था, और जो इंडिया में दूध का उत्पादन बढ़ा है उसका एक नाम भी है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी ये सेम नाम होगा, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन फ्लड, इसी के नाम से दूध का उत्पादन बढ़ा था। और ये जो डॉक्टर वी कुरेन है इनको ना फाउंडर ऑफ अमूल भी कहते हैं। अमूल जानते हैं ना कहाँ है? गुजरात में है अमूल ही है, जहाँ गुजरात में अमूल एक जगह, और वहाँ पे अमूल एक संस्थान है जहाँ से आज सबको पता है इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर वी कुरेन की नाम आप याद रखेंगे, और दूसरा नाम आप याद रखेंगे MS स्वामीनाथन जी का, और इसका ज़्यादा इनका ज़्यादा नाम याद रखेंगे क्योंकि अभी तुरंत देहांत हुआ है इनका। ठीक, अच्छा, अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अब जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें सबसे पहला है नीड क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी इम्प्रूवमेंट की। नीड ही क्या है, क्यों हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहले चलो ये देखते हैं क्यों नीड पड़ी। तो देखो, अगर हम लोग अपने खाद्य के जो है वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें खाना, अच्छा चलो पहले उससे पहले ये बात बताओ, अगर हम खाना की बात कर रहे हैं या खाद्य प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या सिर्फ क्रॉप्स ही होते हैं? नहीं, हम जो है वो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स भी तो खाते हैं, एनिमल एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? यानी कि हमारे फूड प्रोडक्शन में दोनों ही का रोल है। अगर हम लोग हिंदी NCERT के साथ जाएं तो फसल उत्पादन भी कर रहे होते हैं हम लोग, और साथ में पशुपालन भी कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों से हमें खाना मिलता है। ठीक है, फसल और पशु, इन दोनों से हमें खाना मिलता है। ठीक, तो इस वजह से हमारा खाना आता है, जो मतलब अगर ये दोनों ही का इतना ही इक्वल रोल है, ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों का एफिशिएंसी भी तो बढ़ाने की ज़रूरत है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप जो है वो एक बार में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक एग्ज़ाम में, मान लो, ठीक है, तो ये आपकी एफिशिएंसी हुई कि आप एक बार में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन वही आप एक बार में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो यानी कि ये आपकी एफिशिएंसी हो गई, जो कि बढ़ गई, है ना। तो बारी तो एक ही लग रही है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा ले रहे हो, तो ये है मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब काम करने की जो है वो क्षमता। ठीक है, आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हो, यहां से क्या बढ़ा रहे हो, क्षमता बढ़ा रहे हो, क्षमता। ठीक है, तो जो अगर हमें अपने प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ानी है तो क्यों बढ़ानी है, रीज़न क्या है बढ़ाने की, ताकि हमारे जो है वो फूड रिक्वायरमेंट्स पूरे हो चुके, हमारे खाने की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, हमारी ज़रूरतें पूरी होने के लिए ये हम लोग को ज़रूरत है एफिशिएंसी बढ़ाने की। दूसरा काम क्या है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जानते हैं आप लोग क्या होता है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। इसको आप ना मेंस के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो। अगर कभी मेंस का आंसर लिख रहे हो, देखो हर चीज़ काम आएगी। NCERT इतनी प्यारी चीज़ है ना कि आपकी प्री, आपकी मेंस, आपके इंटरव्यू सबको साथ लेके चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा पेपरों में इधर उधर। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, क्या होता है आपके हिसाब से सिक्योरिटी का मतलब, बोलिए। खाद्य सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सुरक्षा ही है। तो जो खाद्य सुरक्षा की बात यहाँ मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की बात कर रही हूँ, ये सुरक्षा जो है ये क्या है, ये ज़रूरी है। और इसका मतलब ये हुआ, खाद्य सुरक्षा का मतलब कि आपके पास खाना अवेलेबल हो और आप उसको एक्सेस कर सको। यानी कि आपकी एक थाली है, उस थाली में खाना है, लेकिन अगर वो खाने से आपको मैं मना कर दूं, एक्सेस ही ना दूं, तो आप खा पाओगे नहीं। यानी कि दोनों चीज़ ज़रूरी है, वो खाना होना भी चाहिए और उसके रिलेटेड एक्सेस भी होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। और इसी के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत थी, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं फूड रिसोर्सेज को। और क्या रीज़न है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडेप्ट करने के लिए। अच्छा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होते क्या है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया। सस्टेनेबल का मतलब हुआ
आपके साथ साथ आपके फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को ध्यान में रखना। कभी भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचो ना, तो आप ये सोचो अपने बच्चों के बारे में, ठीक है, आपके साथ साथ आपका फ्यूचर जनरेशन। जब भी ये सोचो तो अपने साथ अपने बच्चों का, आपकी मिसेज अगर आप लड़के हैं, आपके हस्बैंड अगर आप वाइफ लड़की है, वाइफ क्या बोल रही हूँ, लड़के हैं, तो आपके जो इसके साथ आपके साथ आपके छोटे बच्चे, कल को आप ऐसे यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को कि आप तो यूज़ कर ही सके, आपके मरने के बाद आपके बच्चों के लिए भी वो अवेलेबल हो। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल। वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है एग्रीकल्चर में, ताकि आपका फ्यूचर जनरेशन भी ये सारे फल खाद्य चीज़ें खा सके। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है और क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने कहा ना, जो खाना उगाने का प्रैक्टिस है, इट इज़ साइंटिफिक, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और साइंटिफिक है इस वजह से हाई यील्ड चीज़ें हो सके। जब कोई चीज़ साइंटिफिकली होती है ना, तो उसका ना यील्ड बढ़ता है। यील्ड माने हुआ उत्पादन, कितना उत्पादन है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप कोई चीज़ साइंटिफिकली करोगे, साइंस यूज़ करोगे, ठीक है। तो यही सारी रीजंस है जिस वजह से हम लोग फूड की जो है वो इम्प्रूवमेंट करते हैं, फूड रिसोर्सेज की, ठीक। अच्छा, ये हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर नहीं, आगे में क्रॉप रोटेशन, मिक्स फार्मिंग, इंटर क्रॉपिंग। यही सारे कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं खाने के अपने फूड की सब प्रोडक्शन को। अच्छा चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। माने कि अब हमने क्या देखना है, फसल उत्पादन की उन्नति देखनी है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। देखो, जब हम लोग कोई फसल के उत्पादन की उन्नति देखनी है, उन्नति होते हुए देखनी है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एकदम ध्यान से सुनना। अभी आप अपने आप को एक किसान मान लो, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप मानो कि आप एक किसान हो, ठीक है, आपको एक ज़मीन दी, मैंने बोला कि तुम क्या करो, अपने फसल उत्पादन को बढ़ाओ, ठीक है, यही करना हम लोग को। आप क्या चीज़ करोगे? आप पहले चाहोगे कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप हो जाए, आपके पास A, B, C 3 वैरायटी के क्रॉप हो जाए। 3 तरह होगा, जितना वैरायटी होगा उतना अच्छा होगा, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे चलो A, B, C हो गया, अब आप चाहोगे कि A का भी उतना ही ग्रोथ हो जितना कि B का हो। वेट अ मिनट, हाँ, आप पहले चाहोगे कि आपके जो है वो वैरायटी बढ़े। वैरायटी का क्या मतलब है? मतलब है किस्म। हिंदी मीडियम के लिए फसलों की किस्मों में सुधार। फिर आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि जो आपका फसल है उसका प्रोडक्शन यानी कि उसका उत्पादन आप इंप्रूव कर सको। अब A, B, C है, आप चाहोगे कि A का नंबर भी बढ़े, खूब सारे A प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो आपके साथ, और खूब सारे B भी प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहोगे? आप लोग चाहोगे ना कि किसी भी तरह से ये A का नंबर बढ़े, B का नंबर बढ़े, C का नंबर बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट यानी कि फसल उत्पादन प्रबंधन। और तीसरी चीज़ जो है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यानी अब आपने क्या किया, क्रॉप उगा भी लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे आपने जो भी ये 2A की फसल, 3B की फसल, 4C की फसल अगर उगाई है, तो आप चाहोगे ना कि ये पूरे के पूरे को आप बाद में इस लायक बनाओ कि आप इसको वापस से खाने के लिए या बेचने के लिए यूटिलाइज कर सको, लॉस ना हो, कुछ भी बर्बाद ना हो। यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फसल सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसके फसल को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये होता है फसल सुरक्षा प्रबंधन यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया कि ये तरीके थे किसी तरह से क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने की, यानी फसल उत्पादन की उन्नति की। तो अब उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एज अ किसान कितना काम करता है किसान, उसी चीज़ को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलो, तो पहली चीज़ है, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, तो पहली चीज़ है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो हमने देखा फसल की किस्मों की सुधार। उसमें क्या देखना है कि देखो, किस्म की अगर हम लोग बात करें, वैरायटी की बात करें, तो उसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे। आप कैसे, एक किसान हो तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या चाहोगे आप चाहोगे ना कि आपका जो भी धान आप उगाना चाहते हो वो क्या हो, वो किसी भी डिजीज से रेजिस्टेंट हो, यानी कि कोई भी तरह की बीमारी ना हो, उसमें क्वालिटी अच्छी हो, उसका उत्पादन काफ़ी उन्नत हो, बढ़िया हाई यील्ड हो,
ये चीज़ें आप चाहोगे कि नहीं अपने क्रॉप में? चाहोगे, डेफिनेटली चाहोगे। तो उसके तरीके होते हैं कि कैसे आप जो ये किस्म है उसकी किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके दो तरीके हैं, एक है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें तो हम अभी क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। पहली चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, यानी कि जिनका जीन जो है वो अलग हो, ठीक है, उनको क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब रिप्रोड्यूस करवाते हैं दो एकदम अलग जीन वाले लोगों का। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर अलग अलग वैरायटी में क्रॉसिंग करवाएंगे तो इंटर वेराइटल, अलग अलग स्पीसी में क्रॉस करवाएंगे तो इंटर स्पीसिफिक। ठीक है, और इंटर जेनेरिक। इससे क्या होता है, आपको कुछ नया ही बन के मिल जाएगा। अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, जिसकी वैरायटी ऐसी है कि उसके मान लो पीले पत्ते होते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ बस। ठीक है, पीला पत्ता होता है। आपने क्या किया, उसकी क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब हो रहा है आप रिप्रोड्यूस करवा रहे हो, सिंपल सा बात यही समझना। ठीक है, उन दोनों में रिप्रोडक्शन करवा रहे हो। ऐसे प्लांट के साथ करवाया जिसके मान लो लाल पत्ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसके पत्ते जो है वो फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑरेंज कलर के हैं। ठीक है, और आपको ये ऑरेंज कलर के पत्ते वाले प्लांट ना बहुत बिकते हैं आपके इधर। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करवाया, यानी कि दो अलग जीन के पत्ते, अलग जीन के पत्तों को या प्लांटों को साथ में क्रॉस करवाया और ये निकाला। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग वैरायटी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल मैंने एस्थेटिक दिया, बट मान लो डिजीज रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप एक ऐसा प्लांट लो जिसमें आप देखो कि उस पर कोई सर्टेन कीड़ा नहीं अटैक करता है। ठीक है, और आप उसको एक ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस करवा दो जिसको आपको उसकी वो जीन निकाल दो जिसमें कीड़ा अटैक नहीं करता, और अपने प्लांट के जीन के साथ मिला दो जो आप उगाने वाले हो। मान लो दाल की फसल उगाने वाले हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा प्लांट मिलेगा जो कि आपके इस तरह के प्लांट बन के आएगा जिसमें कीड़े का अटैक नहीं होगा। यही हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल सी बात। दूसरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी मीडियम जेनेटिक इंजीनियरिंग, उधर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ही लिखा है, मैंने चेक किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो जीन होता है ना, जीन इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग है। अगर किसी के नाम में ही इंजीनियरिंग है, यानी कि साइंटिफिकली कुछ तो हो रहा है, साइंस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, साइंस कुछ कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक जीन निकालते हैं। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया जीन होता क्या है। मैंने जीन आपको बताया, कई बार बताया है, तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा बताएं व्हाट इज जीन, एक शब्द में, एक सेंटेंस में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट इज जीन। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से क्लास पढ़ते भी हो, आप लोग एंजॉय करते हो। ठीक है, आप लोग देखो, मेरे से आप लोग यही एक्सपेक्ट करो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, और मेरा आपसे यही एक्सपेक्टेशन कि आप लोग पढ़ें। ठीक है, कोई गलती हम बायो में नहीं करेंगे, यही हमारा गोल है। ओके, तो जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक जीन को, तो क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि उसका डिज़ायर कैरेक्टर मिले। वो डिज़ायर कैरेक्टर क्या हो सकता है, आपको ऐसा कैरेक्टर में भी चाहिए जो कि बीमारी रहित हो। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हो, बीमारी रहित हो, ये कैरेक्टर हो सकता है। या फिर आपको कोई लंबा पेड़ चाहिए, ठीक है, लंबा चाहिए आपको कि भाई मेरे को तो लंबा ही चाहिए, या फिर आपको चाहिए ज़्यादा फल आए। इस तरह के कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इस तरह का कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए, आपका डिजायर है, तो आप क्या करोगे, एक जीन निकालोगे किसी पेड़ का और अपने पेड़ में डाल दोगे उसको। साइंटिफिकली इंजीनियरिंग हो रही है, और इससे क्या बन के आ जाएगा, इससे बन के आ जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये आपको डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए ऐसा ही दिखता है, ये डीएनए का सेगमेंट है ये। ठीक है, ये एक डीएनए का सेगमेंट है। ये डीएनए को इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। डीएनए में से अभी मैं नहीं बताऊंगी पूरा जीन क्या होता है, अभी सब आपके सामने निकल जाएगा, आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनता है। ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, आप वैरायटी ठीक कर रहे हो अपनी। ठीक, तो चलो पहला काम एज अ किसान आपने देख लिया, आपने एक अच्छी वैरायटी का प्लांट या सीड ले लिया जिसमें आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थे। आपने चलो आपने क्या किया, एक लैबोरेटरी से बात की और आपने वहां से जीन उठा ली जेनेटिकली इंजीनियर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे, किसान के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप देखोगे कि
डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए आपको वैरायटी में, वही जो मैं अभी अब बात कर रही थी कि क्या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो देखो, पहला है हायर यील्ड। अगर आपने धान उगाई तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी 10 एकड़ धान उगे, चाहोगे कि नहीं? आप चाहोगे कि इतना धान उगे कि भाई मेरे को दिक्कत ही ना हो। तो आप यील्ड बढ़ाना चाह रहे हो, यहाँ पे हायर यील्ड चाह रहे हो, ये आपकी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ज़्यादा उत्पादन। दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो होती है वो अच्छी आए, यानी कि अगर आप 4 धान उगा रहे हो, 4 धान एग्जाम्पल है, 4 धान के पौधे लगाए तो उसमें से चारों के चारों जो हैं वो अच्छे धान हो, सड़ ना जाए। तो यानी कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए आपको, और क्वालिटी भी ना क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी गुणवत्ता होती है कि नहीं? वेट अ मिनट, हाँ, क्वालिटी का क्या मतलब है? गुणवत्ता, यही तो होता है, ठीक है। तो गुणवत्ता आप चाहोगे कि नहीं अच्छी हो। अब देखो, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग जो आपका खाद्य प्रोडक्ट होता है उसकी अलग अलग डिमांड होती है। जैसे क्या, अगर मान लो आप किसी वीट, गेहूं के प्लांट को लगाओगे तो आप चाहोगे कि वो अच्छे से बेकिंग क्वालिटी हो। अच्छा, एक बात बताओ, किससे बनता है ये केक या ब्रेड? ये सब किससे बनता है? मैदे से बनता है कि नहीं? मैदा होता है जिससे ये बनता है, राइट। अच्छा, तो जो रोटी जो हम लोग खाते हैं वो फूलती है, वो किस वजह से? वो क्योंकि जो ये वीट या फिर ये जो फ्लावर जो हम लोग खाते हैं ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपको पढ़ाया ना पिछले क्लासेस में, कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें बेकिंग क्वालिटी होती है, उनमें कुछ होता है जिसको कहते हैं ग्लूटेन। आपने सुना भी होगा, ये ग्लूटेन होती है, ये चीज़, यही चीज़ होती है, उसको बेक करने में मदद करती है, फुलाने में। जो केक बनता है उसके अंदर हवा कैसे आ जाती है? उसमें तो ग्लूटेन होता है, और भी ईस्ट अपना काम कर रहा होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, ईस्ट एक फंजाई था। चलो, इसमें छोटा छोटा रिविजन भी हो रहा है, अच्छी बात है। मैं ये आया तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही क्वालिटी होती है, यही गुणवत्ता होती है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आप कोई दाल का पेड़ उगाना चाहते हो तो दाल में क्या होता है? दाल में प्रोटीन होता है, तो आप चाहोगे कि ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हो। वैसे ही अगर आप कोई ऑयल सीड, तिलहन उगाना चाहते हो, क्या होती हैं ऑयल सीड? ऑयल सीड हो गया आपका मस्टर्ड जो है, ठीक है। जो सरसों होता है, सरसों आप जानते हैं ना, सरसों क्या है? तेल का वो है। तो सरसों आप चाहोगे अच्छा तेल आए, उससे अच्छा निकले। वही अगर फ्रूट्स की बात करी जाए तो आप चाहोगे ना ऐसा फ्रूट वेजिटेबल हो जो जल्दी सड़े ना। तो इस तरह की आप क्वालिटी चाहोगे कि नहीं? ये आप वैरायटी में चाहोगे। और क्या क्या आप चीज़ें चाहोगे? दूसरी चीज़ होती है, ये देखो, ये क्या हम चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि अगर हम कोई पेड़ उगाना चाह रहे हैं, कोई पौधा या खाद्य प्रोडक्ट या फिर कोई क्रॉप उगाना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ आएँ उसमें, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बायोटिक में बायो होता है, इस वजह से बायोटिक जो है वो लाइफ वाली चीज़, जिसमें जीवन हो, और एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। पिछले क्लासेस में हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं। तो क्रॉप जो है उसको उगने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, बायोटिक कंडीशन की भी, एबायोटिक कंडीशन की भी। लेकिन क्या होता है ना, कुछ बायोटिक चीज़ें जो है क्रॉप की उगने को हैम्पर करती है, और कुछ एबायोटिक चीज़ें भी क्रॉप के उगने को हैम्पर करती है। बायोटिक में क्या हैम्पर करता है? जैसे कि बीमारियाँ, ठीक है, कीड़े, ठीक है, निमेटोड, ये सारे आके फसल बर्बाद कर देते हैं। एबायोटिक चीज़ें क्या बर्बाद करती हैं? वो हो गया जैसे सूखा पड़ गया, या फिर बहुत बाढ़ आ गई, या फिर बहुत नमकीन हो गया वो पानी, सैलिनिटी यानी कि काफ़ी नमकीन हो जाना, ठीक है। मिट्टी भी नमकीन हो जाती है। वाटर लॉगिंग, बहुत ज़्यादा पानी जम गया वहाँ पे, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, या फिर बहुत ऐसा फ्रॉस्ट हो गया है। फ्रॉस्ट का मतलब लोग जानते हैं, एकदम ठंड पड़ जाती है और उस पर बर्फ़ जम जाती है, तो वो वाली चीज़ है। ये सारी क्या, ये स्ट्रेसेस हैं। स्ट्रेस आपने सुना है ना, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कभी अच्छी चीज़ होती है क्या? नहीं, ये एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, नकारात्मक है, नकारात्मक चीज़ है। ये चीज़ें जो हैं वो प्लांट की जो उगने की क्षमता है उसको कम कर देता है। तो आप चाहोगे ना कि ऐसा कोई प्लांट हो जो इन सब से लड़ सके, रेजिस्टेंट हो, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या है, मैच्योरिटी का ड्यूरेशन। अब ये बताती हूँ मैं क्या होता है। आप एक किसान हो, आप चाह रहे हो कि आप अपना प्लांट उगाए हो मान लो फरवरी में, तो क्या आप चाहोगे दिसंबर में मैं उसको काट सकूं? इतना लंबा आप चाहोगे? इतना वेट करना चाहोगे? कौन वेट करता है? ये इंस्टेंट मैगी का ज़माना है ये, ठीक है। अब इंस्टाग्राम रील और शॉर्ट्स का ज़माना है ये, रील और शॉर्ट्स का ज़माना। क्या इस ज़माने में किसी के पास इतना पेशेंस है? ठीक है, ये तो चलो हम लोग के पास हाथ में फ़ोन है, ठीक है, हम देख सकते हैं, तो हमारे पास पेशेंस नहीं है 10 मिनट बैठ के एक वीडियो कंप्लीट करने की। वी नीड दैट 10 सेकेंड का रील। वाई? तो आप सोचो, एक किसान हो, आपने इतना पैसा अपना लगाया, अपना समय लगाया, अपनी एनर्जी लगाई है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका जल्दी से फसल जो है वो तैयार हो जाए, आप उसकी कटाई कर सको, उसको बेच लो या फिर यूज़ कर लो खुद के यूज़ के लिए, और फिर दूसरे फसल को उगाने में लग जाओ, है ना। तो ये होता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जितनी जल्दी परिपक्व होगा, जितनी जल्दी बड़ा होगा, उतना अच्छा होगा आपके लिए। इसीलिए शॉर्टर ड्यूरेशन चाहता है कोई भी, ठीक है। और शॉर्टर ड्यूरेशन ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसों में फ़ायदा है। मैंने बताया ना, आपने पैसे लगाया, अपना समय लगाया, तो आप चाहोगे ना जल्दी कर सको ताकि आप दोबारा स्टार्ट कर सको। तो ये भी एक क्वालिटी है जो लोग चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं अपने फसल में। दूसरी चीज़ बताती हूँ, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ढलने की जो क्षमता होती है, कि कोई कितना ढल जाए किसी चीज़ में। और यहाँ पे कहाँ ढलने की बात करी जा रही है? यहाँ पे इन्वायरमेंट में ढलने की बात की जा रही है। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें ढलने की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि गर्मी में, ठंडी में, कहीं पे भी ढल जाए आपका क्रॉप। ज़्यादा गर्मी हो तो भी वो उग जाए, ज़्यादा ठंडी हो तो भी वो उग जाए। तो यही चीज़ जो है, ये हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा एक और एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो लोग चाहते हैं। ये एग्रोनॉमिक का मतलब कुछ नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और कौन सी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है? आप कुछ जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं ना, फॉडर क्रॉप का मतलब होता है चारा। नाम सुना है आपने? सॉरी, चारा सुना है? चारा गाय भैंस को दिया जाता है, चारा गाय भैंस वगैरह को दिया जाता है। चारा क्या होता है? जो क्रॉप से चारा निकलता है उसको फॉडर क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चारा वाला क्रॉप है तो आप क्या चाहोगे कि कितना चारा निकल जाए कि मैं उसको दे सकूं अपने गाय भैंस को खाने के लिए। तो अगर उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचेज हुए, बहुत लंबा हुआ, यानी कि ज़्यादा चारा होगा, तो इस वजह से जो चारा वाले क्रॉप होते हैं उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग। फिर उसके बाद बारी आती है सीरियल के प्लांट की। सीरियल में आ गया आपका यही वीट, राइस, ये सब। इसमें क्या चाहते हैं? इसमें चाहते हैं कि छोटा हो प्लांट, क्योंकि जितना बड़ा होगा ना उसकी कटाई में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बीजी टाइप के तो होते हैं जिसको हमको खाना होता है। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया, ये होती हैं कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने एज अ किसान जो प्रकार होते हैं विभिन्न भिन्न, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लिया आपने। दो तरीका देख लिया कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग देख ली। फिर आपने देखा उस जेनेटिक इंजीनियरिंग और हाइब्रिडाइजेशन में हम डालते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चाहिए। और वो कौन कौन सी होती है हमने एक एक करके सब देख लिया। बायोटिक, एबायोटिक, स्ट्रेस लड़ने वाली, क्वालिटी गुणवत्ता देखी हमने, उत्पादन का वो देखा हमने, देखा ये सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि जो खाद्य उत्पादन है उसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो देखो, एक चीज़ बता दूं कि अगर हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू जाएं तो जब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे फसल उत्पादन में उन्नति हमने देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट जो पहुंच रहे हैं वो है कि फसल की उत्पादन प्रबंधन। यहाँ पे हम लोग जो है फसल का उत्पादन प्रबंधन देख रहे होते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा आप लोग मुझे। हाँ, फसल का उत्पादन प्रबंधन देखते हैं। यही उत्पादन प्रबंधन अब हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। ये रहा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन। यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा, एक ना रिश्ता है, किसका डायरेक्ट रिश्ता है, किसके बीच में? हायर इनपुट और यील्ड के बीच में। यानी कि आप जितना ज़्यादा एज अ किसान आप जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। और ये तो लाइफ में भी होता है, क्या हमें कुछ अलग जानने की ज़रूरत है? आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या बोला, आप जितना इसमें इनपुट डालते हो, आपका इनपुट यहाँ पे क्या है? यहाँ आपका इनपुट है कंसिस्टेंसी, यहाँ आपका इनपुट है मेहनत,
पढ़ाई, यहाँ आपका इनपुट है क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब आपके इनपुट है। और जितना आप इनपुट दोगे, जितना आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, जितना कम घूमोगे, जितनी कम पार्टियाँ करोगे, उतना ज़्यादा चांस है कि उतनी जल्दी आप ये सब निकाल लोगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है खेती में भी। यानी आप जितना ज़्यादा इनपुट दोगे उतना ज़्यादा यील्ड मिलेगा, उतना उत्पादन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब इनपुट होता क्या है? पढ़ाई यूपीएससी बीपीएससी में तो हमने देख लिया ये सारे इनपुट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या इनपुट है? इसमें इनपुट है फर्टिलाइज़र। आप एक किसान हो तो अगर आप कोई खेती करना चाहते हो तो आपको उस हिसाब का उर्वरक डालना होगा, आपको सिंचाई करनी होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्लांट आपको कैसे पैटर्न में उगाना है। पैटर्न भी बताऊँगी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट आप ये भी चाहोगे कि आप जिस तरह से भी उगा रहे हो उसमें आपके कम पैसे लगें, कम पैसे ज़्यादा आपको उसका लाभ मिले। अभी कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट हो। किसान नहीं चाहेगा कि प्रॉफिट हो, ठीक है? वो आपके लिए इतना कर रहा है तो उसका भी तो हक है कि उसको कोई मुनाफा हो। प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब उसके इनपुट में कम कॉस्ट आएगा, ठीक है, कम कॉस्ट आएगा इनपुट में और आउटपुट उसको ज़्यादा होगा, यही तो होगा उसका मुनाफा। यही गेम है पूरा फसल उत्पादन प्रबंधन का। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख रहे हैं तो अब हम लोग अलग अलग चीज़ें देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे पोषक प्रबंधन, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती हैं? तो पहली बात, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है हवा से, पानी से और मिट्टी से, आपको तो पता ही है। अच्छा, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होती हैं प्लांट में, तो प्लांट को चाहिए होते हैं 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं जो उसको उगने में मदद करते हैं। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है? 16 एसेंशियल। दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है वृहत, एक होता है सूक्ष्म। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जब हम लोग बात करते हैं वृहत पोषक की तो वो होते हैं अलग अलग, ठीक है? पहला होता है आपका नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया हुआ है, फूड वाले बात को, ठीक है? तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो अभी मैं चलो फिर से बता देती हूँ आप लोग को, आप लोग वापस लेकिन रिवाइज करेंगे, ठीक है? मैं बता ज़रूर देती हूँ बट आप लोगों का काम है रिवाइज करना। इनपुट गाइस, इनपुट दोगे तो ही आउटपुट आएगा। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो कि वृहत पोषक होते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है? और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, चाहिए होते हैं। अब देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो यही होते हैं अलग अलग पोषण, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि वृहत पोषण वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, और जो सूक्ष्म पोषण है वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैक्रो एंड माइक्रो, नाम से ही पता चल जाएगा। आप लोग को यहाँ क्या याद रखना है? आप लोग को याद रखना है ये चीज़ कि मैक्रो में क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है। अब एक बात बताओ, दोनों याद रख सकते हो क्या? मैक्रो में कितने आते हैं, माइक्रो नहीं। तो मेरा ये ट्रिक है कि मैं क्या करती हूँ, मैक्रो याद रखती हूँ, तो जो बचा वो माइक्रो हो गया, है ना? तो मैक्रो में तो पहले आप याद रखेंगे NPK, ठीक है? ये तीन तो होते ही होते हैं, और NPK इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें NPK होता है, ठीक है? तो इससे NPK याद रखेंगे। मैंने याद रखा था चॉन्स PK का मग, ठीक है? एक चॉन्स PK नाम का आदमी है, उसके पास एक मग था, चॉन्स PK का मग। ये नेमोनिक मैं देती रहूँगी, मेरे क्लास में आप रहोगे ना तो नेमोनिक मिलते रहेंगे आपको, मतलब तरीके मैं देती रहूँगी। आप लोग अपना कोशिश करना कि किसी तरह से उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है? ओके, तो आप लोग को मैंने बता दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट याद रखने का तरीका, चॉन्स PK का मग। इसके अलावा जो भी बचे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। अच्छा, अब एक बात मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व हैं, अगर इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो क्या चीज़ प्लांट का अफेक्ट करेगा? प्लांट का रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, प्लांट के जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, ये सारी अफेक्ट हो जाएगी अगर किसी तरह का
डेफिशिएंसी हो गया, कमी हो गई इसमें। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है। इसी वजह से प्लांट को इन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो उसको हम एक किसान बाहर से प्रोवाइड करता है। अब बताती हूँ कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला तरीका जिससे प्लांट वो प्रोवाइड करता है एक किसान, वो ये है कि किसान जो है वो खाद, जिसको कहते हैं मेन्योर के थ्रू प्रोवाइड करता है। जिसमें आ गया मेन्योर क्या होता है, खाद क्या होता है, जैसे कि कोई एनिमल है उसका एक्सक्रीटा या कोई प्लांट है उसका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो मैं बता रही थी आपको मेन्योर, खाद के बारे में बात कर रही थी। चलो, ये खाद से आपको क्या पता चल रही है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि नहीं। क्या किया जा रहा है, इसको किसी एनिमल का एक्सक्रीटा या प्लांट के वेस्ट, यानी किसी नेचुरल तरीके से। इसमें क्या होते हैं ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है ये खाद। जैसे मैं अगर बताऊं, कोई सैंडी सॉइल है, यानी कि रेतीला मिट्टी है, तो एक रेतीला मिट्टी में पानी जम पाएगा नहीं, रेत है ना, उसके अंदर से पानी सिप जाएगा। तो अगर आपको किसी रेतीली मिट्टी में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, पानी को जमा रखने की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप डालोगे खाद। दूसरी चीज़, अगर आपका क्लेई सॉइल है, ठीक है, तो क्लेई सॉइल जो होता है उसमें हो जाती है वाटर लॉगिंग, क्योंकि वो क्ले है, मिट्टी उसमें ज़्यादा, उसमें पानी जो है वो जमा हो जाता है। तो ये उल्टा चीज़ है। तो आप खाद डालोगे तो वो उसमें हेल्प करेगा ड्रेन करने में। तो यही सारा काम होता है। अगर मैं आपको बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे डिवाइड करूं, कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो दो तरह का खाद होता है। एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। आपको इसको ऐसे याद रखना है, वर्मी में वर्म, नाम से वर्मी, वर्म आ रहा है ना, वर्मी। तो वर्मी कंपोजिटिंग में क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं एनिमल्स, जिसमें आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को कहते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर। मतलब मैंने पता नहीं कितनी बार आपको ये बताया होगा, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। तो ये जो है वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट जो है वो प्रिपेयर होता है अगर अर्थवर्म की मदद से, किसी वर्म की मदद से, तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। आप बोलोगे कंपोस्ट क्या होता है मैम, तो कंपोस्ट जो होता है, अगर कोई फार्म में वेस्ट मटेरियल है उसको सड़ा दो, डिकम्पोजिशन का मतलब मान लो सड़ा दो, किसमें, पिट में, यानी कि गड्ढे में। अगर गड्ढे में सड़ा दो तो वो हो जाता है कंपोजिटिंग, ठीक है। और इसी को अगर कोई वर्म करे तो वर्मी कंपोजिटिंग, और वर्म यहाँ पे अर्थवर्म। देख रहे हो, मैं आपको तरीके दे रही हूँ याद करने के। अच्छा, कॉमन फार्म वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल जिसको हम सड़ा रहे हैं वो वेस्ट होता क्या है, तो जैसे गाय का गोबर, सब्जी के छिलके, ठीक है, आप जो स्ट्रॉ यूज़ करते हो, कोई वीड, आपने प्लांट का वीड जानते हो ना, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है, तो रिवाइज करें। वीड जो है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फार्म वेस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने पिक्चर लगाई आपके लिए, ये है कंपोस्ट। देख रहे हो किस तरह से अंडे का छिलका पड़ा हुआ है, मतलब कोई पुरानी चीज़ जिसको सड़ा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में यहाँ दिख रहा है आपको वर्म, यही वर्मी कंपोस्ट है। ये ट्रिक दी मैंने आपको याद करने की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर को हरा मैन्योर बोलते हैं, हरा खाद, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, हिंदी एनसीईआरटी में इसको हरा खाद लिखा हुआ है। अगर हम लोग ग्रीन मैन्योर की बात करें तो ग्रीन मैन्योर ऐसे मैन्योर होते हैं जो रिच होते हैं, जो सॉइल को रिच करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। किसमें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एनपीके बता रही थी ना भाई। अब बारी आती है फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक। एक किसान ने क्या किया, मैन्योर डाल दिया, ठीक है। अभी मैन्योर जो था वो नेचुरल था, ठीक है। अब क्या करेगा वो किसान जो है, अब डालेगा इसमें कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। अब वो डालेगा बाहर से, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहीं, इनफ नहीं है मेरे लिए नेचुरल, तो वो सिंथेटिक लेकर के आएगा। क्या लेकर आएगा, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल पोषक तत्व, जिसको बोल रहे हैं फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक। तो उर्वरक जो होते हैं कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, जो एनपीके, मैंने आपको बताया ना, एनपीके, यही है एनपीके, ये प्रोवाइड करता है सॉइल को। और अगर उर्वरक अच्छा हो तो अच्छी यील्डिंग होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता चल गया। लेकिन कोई भी उर्वरक या फर्टिलाइजर डालने से पहले यू नीड टू नो कि आप उसमें प्रॉपर डोज डालोगे, सही टाइम पे डालोगे, आप देखोगे कि आपने सही प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सेस फर्टिलाइजर से क्या प्रॉब्लम होगा, देखो
आपको पता है न्यूट्रिएंट आ गए, लेकिन अगर मैं एक्सेस डाल दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो होगा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषित हो जाएगा क्या, पानी। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो मिट्टी है जो वो पानी ले रहा था वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन, कितना उपजाऊ है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, उपजाऊ, कितना उपजाऊ है कि नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इरिगेशन। एज अ किसान अब आप जा रहे हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, सिंचाई एक प्रैक्टिस होती है पानी सप्लाई करने की, किसमें, लैंड में, ताकि क्या हो, आपका जो फसल है वो उग सके। ठीक है, सिंचाई भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी इसलिए होती है कि जब आप उगा रहे हो अपने प्लांट को, उसमें अगर आपने स्टार्टिंग में पानी अच्छे से नहीं सिंचाया तो आपका जो खाद है उसका उत्पाद कम हो जाएगा, इंक्रीज जो है ईल्ड की वो कम हो जाएगी। अब सोर्सेज क्या है इरिगेशन के, कहाँ से आता है ये पानी, तो अलग अलग सोर्सेज है। वेल, जिसको बोलते हैं कुआं। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी एनसीईआरटी की बात करें तो जब हम सिंचाई देख रहे होते हैं, हमने उर्वरक देख लिया, अब हम लोग सिंचाई पे पहुंचे हैं। सिंचाई की बात की जाए तो आप देखो क्या लिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से सिंचाई होती है। तो सिंचाई में कुएं, नहरें, नदी और तालाब, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिंचाई करवाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वेल, रिवर, टैंक, रिवर सिस्टम, यही सारी चीज़ें हैं जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है। इसके अलावा दो और तरीके हैं जो इनिशिएटिव्स हैं जिससे इरिगेशन को बढ़ाया जाता है। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दो इनिशिएटिव्स हैं। पहला इनिशिएटिव है सिंचाई का, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो बारिश का पानी है ना वो तो वेस्ट ही हो जाता है ना जब वो नीचे चला जाए। तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में या फिर कहीं पे भी एक तरह का सरफेस बना लेते हैं जहां उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको यूज़ करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में भी यही होता है, जो पानी इधर उधर वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। क्या होता है, दो तीन तरीके होते हैं। चेक डैम बनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, चेक डैम। और दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। ये इनिशिएटिव से क्या फायदा हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, इसमें चेक डैम बनाया और पानी का लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है कि जो ज़मीन है उसके अंदर वो पानी होता है, और जो आपने फसल लगाई वो जो जड़ें होती हैं वो पानी कहाँ से लेती है, ग्राउंड से ही तो लेती हैं। तो अगर आपके ग्राउंड में वाटर ख़त्म हो जाए, ग्राउंड का वाटर ही कम हो जाए, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, अगर ये वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, अगर बारिश हो रही है ऊपर से और ये पानी इधर उधर चला जा रहा है तो कोई यूज़ नहीं है ना। बट अगर आप चेक डैम बनाते हो तो ये ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा मैंने पिक्चर भी लगाई, देखो किस तरह से कनाल, कनाल यानी नहरें, ये देख रहे हो, आपने बहुत जगह ये कनाल देखी होगी। ये क्यों बनाई जाती है, ताकि सिंचाई हो सके। वेल यानी कि कुआं, ये दिख रहा है आपको, ये ट्यूबवेल है, कैसे इससे पानी निकला। उसके अलावा टैंक, लोग टैंके बनाते हैं, टैंक में भी पानी स्टोर किया जाता है। अच्छा, चेक डैम क्यों यूज़ किए जाते हैं, चेक डैम इसलिए किए जाते हैं ताकि जो रेन वाटर है उसको हम लोग रोक सकें, रोक के कहीं और चला जाए, उससे बचाकर हम लोग उसको क्या करें, हम लोग उसको एक जगह रख दें जहाँ पे सॉइल इरोजन बच सके। उसके बाद बारी आती है क्रॉपिंग पैटर्न की। एज अ किसान आपने सारा इनपुट डाल दिया, अब आपका जो लास्ट इनपुट है आप डाल रहे हो वो है क्रॉपिंग पैटर्न। आप पैटर्न देख रहे हो, होता क्या है, फसल का पैटर्न होता क्या है। देखो, क्रॉप को आप किस तरह से उगाओगे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मैं अगर आपको बताऊं कि आपने कोई प्लांट लगाया, आपने एक बार में, अगर आप एक बार में वीट भी लगा रहे हो, साथ में आपने मस्टर्ड लगा दिया, ठीक है, वीट और मस्टर्ड, तो यानी आप क्या कर रहे हो, एक ही आपके पास ज़मीन है उसमें दो चीज़ें उगा रहे हो, यानी कि आपको मिक्स्ड क्रॉप उगा रहे हो, मिला जुला। इससे क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है कि एक साथ में आप दो क्रॉप्स उगा पा रहे हो, यानी कि इसका पैटर्न ये है कि आप मिक्स्ड पैटर्न बना रहे हो। इससे आपको क्या हो रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट। अल्टीमेटली तो बेनिफिट चाहिए ना, एक फार्मर को भी तो बेनिफिट चाहिए, वो भी तो एक फार्मर है, उसके भी तो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं। तो ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न।
अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न में पहला क्रॉपिंग पैटर्न जो फार्मर देखता है अपनी बेनिफिट के लिए, यानी अपनी लाभ के लिए, बेनिफिट क्या है, लाभ ही तो है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, तो पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग अभी मैंने आपको बताया, जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक साथ एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाया जाए, जैसे कि गेहूं को चने के साथ, गेहूं को मस्टर्ड के साथ, ग्राउंड नट को सनफ्लावर के साथ। इससे क्या होता है कि आपका मान लो कोई एक क्रॉप फेल कर गया तो दूसरा तो है ना, आपको इंश्योरेंस मिल रहा है क्रॉप के फेलियर के लिए, रिड्यूस हो रहा है आपका फेलियर का रिस्क, तो फायदा ही है। दूसरा होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। अगर हिंदी मीडियम में जाएं तो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है मिश्रित फलत, और इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है अंतर फलीकरण। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, नाम से आप देखो, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न सेट हो गया। जैसे कि आपने एक ज़मीन ली, ज़मीन का टुकड़ा लिया, वहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हो। एक मान लो आप इस रो में आपने दाल उगाया, तो इस वाली रो में आप चावल उगा रहे हो, फिर इसमें दाल, इसमें चावल, यानी 2 से 2 से अधिक लेकिन एक पैटर्न में, तो वो इंटर क्रॉपिंग, अंतरा फलीकरण हो गया। ठीक है, मिश्रित फलत और अंतरा फलीकरण, ये आप हिंदी मीडियम के लिए, ठीक। तो ये 2 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा, अब आपने जो क्रॉप सिलेक्ट किया उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो गए। जैसे बेनिफिट क्या हुआ, अगर आपने 2 या 2 से अधिक है तो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है, बट आपको यूटिलाइजेशन ये हो रहा है कि आप उसमें अगर फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो दोनों का काम एक साथ हो जा रहा है, यानी कि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, आपके जो कीड़े मकोड़े फैलने का डर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक कीड़ा दूसरे पे करेगा तो वो सारा, मान लो कोई कीड़ा है, उसने एक फसल खराब करनी थी, वो एक टाइप के फसल को ही खराब कर सकता था, बट आपने यहाँ 2 या 2 से अधिक लगाया हुआ है, तो मान लो एक खराब भी कर देता है तो 2 बचेंगे आपके पास। तो ये सारे कुछ बेनिफिट है किसके, फलत पैटर्न यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न के। फिर बारी आती है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि फसल का सुरक्षा प्रबंधन। आप एक किसान थे, आपने पूरा क्रॉप उगा लिया, अब आप क्रॉप को प्रोटेक्ट तो करना चाहोगे ना, किसी तरह से मैनेज करना चाहोगे इसके प्रोटेक्शन को। तो जो प्रोटेक्शन है, फील्ड क्रॉप की बात की जाए तो जैसे कि क्रॉप है, आप उसको किससे प्रोटेक्ट करोगे, तो 3 चीजें होती हैं, वीड, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेस। वीड्स जो हैं वो एक तरह के प्लांट ही होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, उनका ज़रूरत नहीं होता, और वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लासेस में पूरे डिटेल में बताया था और कुछ एक्स्ट्रा वीड्स के नाम भी बताए थे। तो आपका काम क्या है, होमवर्क ऑफ द डे, HOD जैसा लग रहा है कि आप 7th की NCERT जो मैंने करवाई है ये क्रॉप के ऊपर, उसको रिवाइज करोगे और मुझे ना नेम इन कमेंट सेक्शन में बताओगे वीड्स के। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, या अगर करोगे तो आपका फायदा है, क्यों, क्योंकि वीड के नाम आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने 2-3 साइंटिफिक नाम बताया था वीड का, वो आप मुझे बताओगे। तो इस तरह से वीड आपने देख लिया। यहाँ पे वीड के कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैंथियम जिसको गोखरू बोलते हैं, पार्थीनियम गाजर घास, सबका हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप लोग देख लें। 1 मिनट, हाँ, एक है जैंथियम, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे पार्थीनियम वीड होता है, और एक होता है साइपर्नियस रोटेंडस, मोटा। ये तीनों तो नाम एकदम याद रख लेने हैं क्योंकि NCERT में है, जैंथियम, पार्थीनियम एंड साइपर्नियस रोटेंडा, गोखरू, गाजर घास और मोटा। वीड जो है उससे आपको बचाना है। दूसरी चीज़ किससे बचाना है, इंसेक्ट से। इंसेक्ट क्या करते हैं, पेस्ट से और डिजीजेस से। अच्छा, वीड क्या कर रहे हैं, क्यों ही बचाना है वीड से, इसलिए बचाना है क्योंकि ये क्या करेंगे, आपने उगाना था गेहूं, उसके साथ वीड लग जाएगा, आपने गेहूं के लिए सारा न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराया, पानी, और ये वीड लेके चला जाएगा, यानी उसने कम्पीट कर दिया रिसोर्स के लिए। आपके प्लांट को नहीं मिला पर वीड खा गया, मोटा ताज़ा हो गया, यही चीज़ होती है। तो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, आपके क्रॉप की ग्रोथ को कम कर देते हैं। फिर बारी आती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, एक बार अपनी जो फील्ड है उसमें कोई क्रॉप लगाई, ठीक है, उसके बाद आपने सोचा कि नेक्स्ट बार मैं दाल लगाऊंगा, फिर आपने सोचा नहीं नेक्स्ट बार जो है मैं गेहूं ही लगाऊंगा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि आपके जो फील्ड है, ठीक है, उसमें जो क्रॉप उगे वो उसमें थोड़ा एक डाइवर्सिटी आ जाए। डाइवर्सिटी आने की वजह से क्या होगा, जो आपकी ज़मीन है
उसको भी न्यूट्रिएंट से ना एक ही बार डालते रहोगे, एक ही तरह का सब कुछ डालते रहोगे तो वो भी खराब होगा। तो आप ना यहाँ पे डिसाइड करोगे चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर 1 हार्वेस्ट। जब क्रॉप रोटेशन सही से करोगे ना तो इंश्योर करता है कि आपका अच्छा हार्वेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, वीड का रिमूवल हर स्टेज पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ किससे हमें बचाना, इंसेक्ट से। इंसेक्ट किस तरह से प्लांट को खराब करते हैं, पहली चीज़ क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, रूट स्टेम और लीफ को खा जाएंगे। दूसरा, ये लोग प्लांट में जाके उसका सेल सैप क्या होता है ना, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहता है, वो जाके चूस लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेम और फ्रूट के अंदर घुस जाएंगे ये कीड़े और उसको खराब कर देंगे। आपने कितनी बार देखा होगा सेब काटो उसके अंदर कीड़े निकल जाते हैं। फिर बारी आती है बीमारियों की। बीमारियों से भी बचाना है, सिर्फ हमें ही बीमारी नहीं होती, आपके फसलों को भी बीमारी होती है। और ये बीमारी कौन करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये हमें भी बीमारी करते हैं, ये प्लांट में भी बीमारी करते हैं। और मैंने आप लोगों को एक क्लास में चैप्टर पढ़ाया था डिजीजेस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट में कौन से डिजीजेस होती हैं। तो आप इसीलिए प्लीज़ रिवाइज करें। 9th अगर आप पढ़ रहे हो ना, मेरा ये आप लोगों के लिए सजेशन है, 9th अगर एनसीईआरटी कर रहे हो तो 7th रिवाइज करके करो। कसम से इतना सही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ना, आप लोग आके लिखोगे कि मैम थैंक यू आपने मुझे ऐसा बोला। और नहीं भी थैंक यू करोगे तो चलेगा, बट आप लोगों का बस बेनिफिट हो, मेरा तो यही मोटिव है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से डिजीज से बचाना। अब कुछ मेथड्स होते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के। ये तो चलो आपने देख लिया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, क्यों करना है प्रोटेक्ट, किससे करना है प्रोटेक्ट। अब देखेंगे कैसे करना है प्रोटेक्ट। ये हो गया आपका कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो देखो, पहली चीज़ है केमिकल मेथड। आप क्या करोगे, पेस्टिसाइड डालोगे, हर्बिसाइड डालोगे, इंसेक्टिसाइड डालोगे, फंगिसाइड। इनके नामों से ही पता चलेगा। इंसेक्टिसाइड कीड़ा मारेगा, फंगिसाइड जो फंगस मारेगा। इनको आप स्प्रे करोगे प्लांट के ऊपर और फिर क्या होगा, आपकी सीड और सॉइल जो है वो सारे के सारे जो है वो इसको यूज़ करेंगे और आपकी सीड और सॉइल बच जाएगी। दूसरा है मैकेनिकल मेथड। आप क्या करते हो कि मैकेनिकल का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई नेट ट्रैप डाल दिया, कोई मशीन डाल दी, जिससे आपने क्या किया, ये कीड़ों वगैरह को हटा दिया। फिर आता है कल्चरल मेथड। इसमें क्या करते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपके लिए, इसको इन सब को नाम याद होगा। जैसे इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन तो देख लिया। एक होता है समर प्लोइंग, कुदाली जो होती है ना, कुदाली लेकर के पूरी खुदाई करते हैं। और खुदाई करते वक्त क्या होता है ना कि इस तरह से करते हैं कि कुछ कीड़े वगैरह नहीं आ सके। और सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि जब आपका खेत होता है ना, उसमें सीड लगाने से पहले उस मिट्टी को पूरी तरह से देखते हैं और सीड को वैसे लगाते हैं कि सोच समझकर कि किसी तरह का अटैक ना हो पाए इस पर। फिर होगी टेक्नोलॉजिकल मेथड। टेक्नोलॉजिकल क्या हो रहा है, कुछ ऐसी बीमारी, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बताई ना मैंने, तो ऐसी वैरायटी लगाओ कि जिसमें कीड़ा उसको बर्बाद कर ही ना सके। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब आपने सब कर लिया, उगा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, अब आपने उसको काट लिया, फसल की हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है। अब आपने उसका अनाज का भंडारण भी तो करना, उसको स्टोर भी तो करके रखना है। तो कैसे स्टोर करोगे, आप उसको ऐसे स्टोर करोगे कि आपका कम से कम लॉस हो। मतलब आपने अगर 5 केजी धान का गोल रखा था तो एटलीस्ट इतना हो कि 4.5 केजी तो आए। ऐसा ना हो जाए 5 केजी लगाने के लिए गए थे लेकिन इतना बर्बाद हो गया कि 2 ही केजी आया। तो यानी आपको उसको ऐसे करना है कि लॉस कम हो, उस तरह से आपको अनाज का भंडारण करना है। तो कैसे आप करोगे, आपको किन से बचाना है, आपको बायोटिक में इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई से बचाना है। और एबायोटिक में आपको कैसे बचाना है कि ऐसी जगह रखो जहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर ऐसा हो कि वो जो भी मैंने उगाया है वो बचा रह सके, ठीक है। अभी क्या होता है स्टोरेज में, अवर फैक्टर कॉजेज डिग्रेडेशन। देखो क्या है, अगर ये सारी चीज़ें हो गई ना, बायोटिक एबायोटिक प्रॉब्लम आ गया तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आपके उपज की वज़न कम हो जाएगा, अच्छे से उगेगा नहीं और फिर आपको ही पुअर मार्केटेबिलिटी मिलेगी, यानी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करो, वेयर हाउसेज में रखो, कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा वहाँ पे रखते हैं। ये कुछ तरीके हैं। उसके अलावा आती है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल। कुछ तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हो। आपने सुना होगा कि अगर आप अपना अनाज रखो तो नीम के पत्ते डाल दो तो कीड़े नहीं लगते हैं। ऐसी जगह रखो जहाँ पे पहले उसको क्या करो, अपना अनाज काटो और उसको पहले धूप में सुखाओ, ताकि उसमें ना इतना ज़्यादा मॉइस्चर ना हो कि उसके ऊपर कीड़े अटैक कर दे। धूप में सुखाओ और फिर उसको क्या करो, ठंडी जगह में रख दो। फिर क्या होता है, केमिकल्स डालो, जिससे क्या होगा कि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। फ्यूमिगेशन, हिंदी में भी फ्यूमिगेशन ही दिया हुआ है। तो इस तरह से अनाज जो है
उसको एक किसान उगाए तो इतने सारे स्टेप्स उसको करने पड़ते हैं। मतलब आप सोचो, isn't it like a scientific आर्ट, मतलब साइंटिफिक मेथड है पूरा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री बताऊंगी और कैटल फार्मिंग बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए 2 पार्ट किया क्योंकि अभी इसमें आप सिर्फ स्टोरेज क्रॉप का देखो और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे फोकस करेंगे। और आप लोगों के लिए भी ये इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, है ना। मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग एक साथ रिवाइज करने जाओगे तो लोड पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री ये सब करेंगे और हम लोग क्लास 9th को ख़त्म ही करने वाले हैं। इसके बाद 10th आ जाएगा। तो गाइज एकदम जोर शोर से पढ़िए और एटलीस्ट अपनी NCERT साइंस बायोलॉजी तो एकदम अभी से पक्का करके रख लीजिए। चलिए मिलती हूँ दूसरी क्लास में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।